हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू इजी साइंस बाई ईयर प्रगति। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इस समय बच्चों को प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा कि इतने बचे हुए कम दिनों में हम क्या करें। देखो यार, मैं यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ कि इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। तो सबसे पहली बात होता है ना कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आकर के बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। एग्जाम में वो क्वेश्चन को भी देख नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं इतने दिनों से वो। तो मैं एक अच्छा सा आज एक तरीका बता रहा हूँ। तरीका कहने का मतलब क्या है? एक तरीका बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। कहने का मतलब ये क्या है ना कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है, तैयारी करने के मतलब जैसे आप सबको पता है, रेलवे में रेलवे में 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है। यहाँ से टोटल 55 मार्क्स का एक नया पेज लेता हूँ, बता रहा हूँ। आपका क्या रहता है? 30 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का मैथ और 25 मार्क्स का साइंस और 20 मार्क्स का जीके। ये रहता है टोटल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का होता है। ये सबको पता है। ये सारी चीजें आप क्यों बता रहे हैं? तो देखो यार, मैं बता रहा हूँ तरीका। ये तरीका अपनाना एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। देखो यार, क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, बनाते चलते हैं क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन में वो टाइम देते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी। ऐसा करना ही नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ तरीका। ये जो है ना, 30 और 25, 55 मार्क्स को तुम छोड़ो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये 25 और 20, 45 मार्क्स की। 25 और 20 जो 45 मार्क्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये सिलेक्शन वाला है। ये सिलेक्शन आपको दिलाएंगे एग्जाम में, यही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। इसमें जिसका अच्छा होगा वही बच्चा अच्छा कर पाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो 25 और 20 मार्क्स का जो है ना, ये जो है ना, ये बहुत कम टाइम लेता है एग्जाम में आपका। कम टाइम है, बहुत कम टाइम। कहने का मतलब आप ये 45 क्वेश्चन मुश्किल से आप 10 मिनट में करोगे। कितने मिनट में करोगे? 10 मिनट में। क्योंकि भाई साइंस और जीके, जीके क्या होता है? वन लाइनर होता है। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं तो फट से आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट द क्वेश्चन। आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। याद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो खत्म। छोड़ो, उस पर टाइम व्यर्थ नहीं करना है। ये 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको पढ़ने में कितने लगेंगे? मुश्किल से 5 मिनट। आपको पता है तो मारो, नहीं तो खत्म करो। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात आती है 25 मार्क्स नंबर। ये जो है साइंस, इसको भी आपको पढ़ने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपको जो पता है आप कर लोगे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं जो टाइम टेकन होती है। तो क्या उसको क्या करना है? हाँ, उसको भी करना है। आपको 1 मिनट के अंदर में करने आना चाहिए। वो सारी चीजें कैसे सीखेंगे ये सब छोड़ो। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सब सारी चीजें छोड़ो। अभी भी 5 से 6 मिनट में आप क्वेश्चन को, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में आप क्वेश्चन को रीड कर जाओगे। 25 मार्क्स के क्वेश्चन को रीड करोगे। जैसे ही आप रीड करते हो, इसमें से आपको जो वन लाइनर वाली क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन, आप पढ़ते पढ़ते बना लोगे। सेम एज इट इज यहाँ भी कर लोगे आप जीके वाले में। यानी कि यहाँ पे आपने कितना समय दिया? 12 मिनट का समय दिया। 12 मिनट का आपने समय दिया और आपका टोटल एग्जाम होता है 1 आवर 30 मिनट का। इसमें से आपका बचा 1 आवर 80 मिनट। 1 आवर 18 मिनट जो आपका बचा ना, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे 30 और 20, 25, 55 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग। अरे भाई बताओ, ये जो 55 मार्क्स का है, यहाँ पे टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन होता है, लेकिन आप ये सब, आपके पास तरीका है बहुत जल्दी करने का। मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप खुद से सोचो। अगर कोई एक ऐसा मैथ आता है, जैसे सीआई का मैथ आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैथ आता है, वो बहुत टाइम टेकन होता है, कैलकुलेशन वाला आता है, उसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो ये नहीं कि उस पर करके बैठने लग जाना। 1 नंबर के चलते में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़ा रोल है टाइम को बचाना। और टाइम आप कैसे बचाते हो? तो आपको स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया, देख रहे हो पढ़ने के साथ बन रहा है, तो सेम टाइम बनाओ और आगे बढ़ो। जहां भी 1-2 मिनट से ज्यादा, सॉरी, 10 सेकंड से ज्यादा आपका क्वेश्चन ले रहा है, उसको स्किप करो, सीधे उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे के लिए देखो जो जो क्वेश्चन बन जाएगा। इससे आपका एक फायदा क्या होगा? आप कम से कम 20 मिनट में
20 मिनट में आप आराम से 100 क्वेश्चन देख सकते हो, आराम से 100 क्वेश्चन देख सकते हो। और 100 में से मैं बता रहा हूँ ना, आप इसमें से 40% क्वेश्चन आप कर लोगे। 40% क्वेश्चन पढ़ने के साथ हो जाता है हर एग्जाम का, बता रहा हूँ मैं, एनालिसिस करके आया हूँ। 40% क्वेश्चन बच जाएंगे आपके 20 मिनट में। आपके पास बचेंगे 60 क्वेश्चन और आपके पास टाइम रहेगा 1 आवर 10 मिनट। आपके पास बहुत टाइम रहेंगे, हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट आप टाइम दे सकते हो। तो यहाँ से टाइम बचाना है, कैसे करना है वो करना है। अब बात आती है कि 30 और 20, 25 मार्क्स ये सब बच्चे करते हैं, हर कोई बच्चा कर लेता है। इसमें से हर कोई बच्चा जो तैयारी करो 50+ मार्क्स लाता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं साइंस और जीके में प्रॉब्लम होती है। तो जीके में सबको पता है, रेलवे में आज करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो गया है। 10+ करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में रहेंगे। तो 10, ये तो सबका कमजोर नहीं होता है, मान के चलो। बहुत लोगों का कमजोर है, जिसका अच्छा था वो रिजल्ट कर लेता है। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ, जिसका साइंस है ना, ये 25 में से जिसने 22 भी कर लिए ना, तो यहाँ से 50 और 22 होता है 72 मार्क्स। और जीके का 20 क्वेश्चन में से मैं बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे होगे ना, तो आप इसमें से 5+ मार्क्स जरूर ला लोगे। 5 मार्क्स ला ही लोगे, कैसे भी करके। आपने मॉक टेस्ट लगाया, कैसे किया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो 5 करंट अफेयर्स का कर लिए, तो 10 मार्क्स आप ला लोगे। और 72 और 10 कितना होता है, 82 मार्क्स। आपके क्लियर को कट ऑफ को क्लियर करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। मेन प्रॉब्लम है साइंस, ये बहुत बड़ा खेल खेलता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या करूँ साइंस में। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको PYQ में जितने भी प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ का मैं प्रीवियस ईयर में सेट बाई सेट हर दिन 1-2 सेट आपके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। और आप उसको देखना, कितने अच्छे तरीके से। यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताया होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। जहाँ ट्रिक की बात आएगी मैं वहाँ ट्रिक बताऊंगा, जहाँ क्वेश्चन को कैसे करना है हर तरीका बताऊंगा, हर अप्रोच बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत कम समय कैसे बताना है। तो सबसे पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यूट्यूब को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास जाए। और दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना। तो चालू करते हैं बिना देर करे आज का वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। जल्द से जल्द अगर आपको को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। उसके बाद बाकी चीजों में सारी चीजों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़ो कि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र के किस निर्माण को चरण को दूरी चरण कहा जाता है, जहां गुणसूत्र विपरीत ध्रुव तक पहुंचते हैं और डीएनए के पतले स्टैंड में खुल जाते हैं, स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाते हैं और नाभिकीय झिल्ली में फिर से प्रकट हो जाती है। अब भाई बताओ, जिसको कोशिका विभाजन को पता होगा, किस किस कितने फेज में होते हैं, वो बंदा एक क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ये दूरी चरण क्या होता है मुझे नहीं पता है, हमें दुनियादारी नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो इसको इतना पता है ना, स्पिंडल फाइबर खुल जाते हैं और नाभिकीय झिल्ली फिर से प्रकट हो जाते हैं, वो बंदा कर लेगा। सबको पता है क्या है कि कोशिका विभाजन का 2 फेज होता है, एक इंटरफेज होता है, अंतरावस्था, अंतरावस्था, और एक होता है आपका एम फेज। सबको पता है कोशिका विभाजन का। एम फेज में आता है आप सबका जीवन चरण, पहला जीवन, एस एस होता है, फिर G2 चरण होता है, ये सब हमें नहीं जानना है। लेकिन जो एम फेज में आता है ना, एम फेज जो होता है, एम फेज में आप लोग का सबको पता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है, और कोशिका द्रव का क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, एम फेज में इसमें कितने हैं टोटल, टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, क्या होते हैं, प्रोफेज होते हैं। ठीक है, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होता है, मेटाफेज जिसको बोलते हैं, ये जो है ना मेटाफेज, ये प्रो मेटाफेज दे दिया है, यानी कि मेटाफेज के पहले वाले अवस्था, इसको मध्यावस्था बोलते हैं। क्या, मध्यावस्था। प्रोफेज को हम लोग बोलते हैं पूर्वावस्था, पूर्वावस्था। ठीक है, और टेलीफेज को बोलते हैं अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। और एनाफेज को बोलते हैं हम लोग, कौन सा अवस्था बोलते हैं, पश्चा, बाद वाला, पश्चा अवस्था, अवस्था। अब सबको पता है कि प्रोफेज यानी कि जो पूर्वावस्था है, पूर्वावस्था में क्या होता है सबको पता है, बता दो जल्दी से। पूर्वावस्था में क्या होता है, यहाँ पे जो गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम, क्या, जो क्रोमोसोम है हमारा, जो क्रोमोसोम है, वो यहाँ पे क्या होता है, संघनित होता है, डेंस होता है, डेंस होता है, यानी कि बहुत सारे क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, और थोड़े 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 क्या करते हैं, दिखाई देने लगते हैं। क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये प्रोफेज में होता है, पूर्वावस्था में होता है। अब इसके जो बाद वाली है अवस्था, मेटाफेज, मध्यावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो आपका जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो होता है, कोशिका के जो मध्य, जो सेल है ना, इस सेल के मध्य में क्या होने लगते हैं,
मध्य में जाकर के व्यवस्थित होने लगते हैं, चले जाते हैं मध्य में जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र के जितने भी अर्धभाग, कोशिका के अर्धभाग, जो कोशिका के आधे वाले भाग होते हैं, उनके विपरीत ध्रुवों पर जाकर के क्या करते हैं, वो ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। जैसे कोशिका है, कोशिका का जो अर्धभाग हुआ, ये दो कोशिका है, इसका अर्धभाग ले लोगे तो इनके ध्रुवों पे जाकर क्या करने खींचने लगते हैं। इस अवस्था में होता है ये, पश्चावस्था में, एनाफेज में ही होता है। और लास्ट का जो अवस्था है हमारा अंतावस्था है, अंतावस्था है। और अंतावस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये विपरीत ध्रुवों पर, जो विपरीत जो है पोल पे, ये जाकर के क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं। और केंद्रक में जो हमारा नाभिकीय झिल्ली है, उसमें क्या करते हैं, केंद्रक में झिल्लियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन सा अवस्था में झिल्लियों का निर्माण करते हैं, तो मध्यावस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलोफेज, टेलोफेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये चार अवस्थाएं होती है, इस चार अवस्था के बारे में मैंने सब चीज बता दिया, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप अपने साथ कलम और कॉपी बिल्कुल निकाल कर बैठे, आपको समझ में आएगी चीजों को कैसे करना है। तो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर, मजा आया करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी फॉर डॉग यानी कि टेलोफेज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके PYQ का सारा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2022-24 में जितने भी एग्जाम है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और आप एक क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ, ये बंदा, इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से पढ़ोगे, आप कर लोगे, पढ़ते के साथ क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपसे नहीं होगा, मुझे पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो चलो मैं आज इस सारी चीजों को मैं बता दूंगा, डिटेल्स नहीं बताऊंगा कैसे होता है। कह रहा है कि एक ही सामग्री के दो तारों पर विचार करें, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:5 है और उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 है। यदि समान मात्रा में धारा तथा माध्यम में प्रवाहित हो रही हो, तब उन्हें क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज वाली दो बैटरियों से जोड़ा जाता है। तो V1 और V2 का रेशियो निकालना है, V1 और V2 का रेशियो। चलो भाई, मैंने एक चीज बताया, मैंने YouTube चैनल पे बताया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप विदिन अ सेकेंड पढ़ोगे, कर लोगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें सिर्फ विद्युत धारा के 5 चैप्टर पर, सॉरी, विद्युत धारा के 5 वीडियो है, जिसमें मैंने बताया विद्युत धारा से सब कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बहुत सारे अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, जहां पे आप विद्युत धारा के आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है ना, उसको आप 30 सेकंड के अंदर में करोगे, ये मेरा वादा है। जाके उस प्लेलिस्ट को, वीडियो को जाके देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मैं तरीका, मैं चाहूंगा तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन मैं इसका डिटेल से बता देता हूँ कैसे होगा। देखो यार, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, पहला है A1 का दे दिया है 2 और A2 दे दिया है हमारा 5, A2 दे दिया है 5, और उनकी लंबाई का अनुपात दे दिया है, L1 दे दिया है 7 और L2 दे दिया हुआ है 5। अब मेरे भाई तुम बताओ R बराबर क्या होता है, सबको पता है, रो L बाई A होता है। एक ही सामग्री के दो तार, तो ये जो रो है कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमें कोई लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो मेरा R1 होगा वो होगा L1 बाई A1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और R2 मेरा जो होगा L2 डिवाइडेड बाई A2। बोलो, तो मैं R1 और R2 का जो रेशियो निकालूंगा, यहां से लिखूंगा R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर, तो क्या लिखोगे, L1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L2। बोलो सही है या गलत। तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो लिखोगे आप, तो L1 की वैल्यू कितना लिखोगे आप, L1 की वैल्यू है मेरा 7, A1 की वैल्यू कितना है 2, A2 की वैल्यू कितना है मेरा 5 और L2 की वैल्यू कितना है 5। तो ये 5 से 5 खत्म और बच गया कितना, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू बच गया 7/2। मेरे को पता है कि जो वोल्टेज का रेशियो होता है वही रेशियो होता है रेजिस्टेंस का इन सीरीज सर्किट। किसमें होता है, सीरीज सर्किट यानी कि श्रेणी क्रम में। मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, श्रेणी क्रम में। तो सर आप ये श्रेणी क्रम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि समान धारा में, समान मात्रा में धारा उनके माध्यम से प्रवाहित रही है, यानी कि धारा समान है, तो कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में ही जुटे हुए हैं। बोलो, तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा वही रेसिस्टेंस का रेशियो होगा। मेरे बात से एग्री हो या नहीं। तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा वही रेसिस्टेंस का रेशियो होगा। तो रेसिस्टेंस का रेशियो आया कितना, R1 R2 आया 7:2, तो वोल्टेज का रेशियो कितना होगा 7:2। बोलो, आया ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। समझ में आया क्वेश्चन का। लेकिन इसको ट्रिक से करने का सबसे मस्त तरीका क्या है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा, समान मात्रा में धारा
तो श्रेणी सर्किट है, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया वही आएगा। देखिए तो अब यहाँ पे दिया हुआ A1 और A2 कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका L1 और L2 कितना दिया हुआ है, L1 और L2 दिया हुआ है आपका 7:5। इन दोनों में देखिए तो कौन कॉमन है, 5 खत्म हो रहा है ना, 5 खत्म हो रहा है, ये 5 आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जो मेरा बचेगा 7 और 2 बचेगा, यही जो आएगा मेरा आर का वैल्यू आएगा 7/2। देख लेना, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू आया 7 और ए की वैल्यू कितना है 2। यही होगा रेशियो, जो रेजिस्टेंस का रेशियो हुआ है। क्वेश्चन को बस देखना था इन दोनों में कौन खत्म हो रहा है, 5 कॉमन है तो 5 को सबसे पहले काटो, यही से खत्म करो। ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि लंबाई आगे होता है, आर बराबर क्या होता है, एल बाई ए होता है, तो लंबाई सबसे पहले आएगा, इसलिए 7 होगा ऑप्शन में। ये नहीं कि 2 मार के चले आना, डी वाला मत मारना। तो बोलो भाई, ये क्वेश्चन करने का तरीका है अपना, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने ये डिटेल से बताया। बोलो मजा आया? तो एक भाई मजा आया हो तो कमेंट करना जरूर, अपने दोस्त को जरूर भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग तथा उसमें प्रवाहित होने वाले समय का समानुपाती होता है? सबको पता है H बराबर क्या होता है, I²RT। क्वेश्चन में कुछ यही बोल रहा है, इसी को क्या कर दिया है उसने, लैंग्वेज में लिख दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं, जूल का नियम। बोलो सबको पता है, तो बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर बॉल होगा। बोलो समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? सबको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। ये बनाते हैं आपका लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद रखना, अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो ऑप्शन में देखो कौन लवण और जल बना रहा है, तो देखो तो जल कहाँ बन रहा है, H2O, और नमक क्या है आपका, साल्ट क्या है, एक लवण है, सबको पता है। तो लवण और जल कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, उसको बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलो आगे देखते हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम से के व्यू से। इसमें बहुत सारे धातु है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, के Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, H हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सोना, सॉरी सिल्वर और सोना, ये आता है हमारा। इतने सारे हैं, इसको बोलते हैं, ये नीचे की ओर जाते हैं ना, ये सबसे नीचे की ओर जाते हैं तो कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील। और ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा ज्यादा प्रतिक्रियाशील। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए धातुओं की अभिक्रियता श्रृंखला, यही अभिक्रियाशीलता श्रृंखला है आपका, इसमें कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आप देखो, शीशा देखो कहाँ है, शीशा कहाँ है, शीशा पीबी यहाँ है, फिर आपका जस्ता देखो, जस्ता यहाँ है, फिर मैग्नीशियम यहाँ है और लोहा यहाँ है। तो ये देखो तो सबसे कम इन चारों में कौन है, सबसे कम इन चारों में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो कहीं मेरा पीबी है, शीशा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीशा। तो सर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये याद होनी चाहिए याद ना, याद होनी चाहिए। तो आपको याद करना है, नहीं याद होता है, हाँ जी नहीं याद होता है, तो इसका एक मैं ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ, शायद मजा आ जाए ट्रिक से कैसे याद करना है। देखो अंग्रेजी में लिख देता हूँ ट्रिक, कहो ना कहो, कहो ना कहो, मैं आशिक, मैं आशिक जो फिर से, मैं आशिक जो फिर से पैदा हुआ। बस इतना ट्रिक याद रखो, कहो ना कहो, मैं आशिक जो फिर से पैदा हुआ। ये नीचे के चार आप याद रखना,
सब देखो Hg Ag Au कॉपर, ये 4 याद रखना नीचे के। बाकी इसके ऊपर के याद रखने का ये है, कहो ना कहो मैं आशिक जो फिर से पैदा हुआ। के से क्या हो गया तुम्हारा, के से हो गया पोटेशियम, एन से हो गया, एन से कहो ना, एन से हो गया तुम्हारा सोडियम, के से हो गया कहो ना कहो, कहो ना कहो, के से यहाँ पे कहो ना कहो का सी कर देता हूं मैं, ये हो गया सी से हो गया तुम्हारा कैल्शियम, मैं एम से हो गया तुम्हारा मैग्नीज, और ए से हो गया तुम्हारा आशिक से एल्युमिनियम, जो से हो गया तुम्हारा जिंक, फिर ये फिर से यानी कि लोहा, ये फिर से लोहा, और पैदा से पीबी, और एच से हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। तो ये ट्रिक है याद करने का, जब भी आए तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इस सीरीज को लिख दो दम झट से, विद इन 5 सेकंड के अंदर भी लिखा है, कहो ना कहो मैं आशिक जो फिर से पैदा हुआ, फिर लिखना है कॉपर Hg Ag और Au। जब भी देगा, जो ऑप्शन देगा ऑप्शन को देखो कहाँ कहाँ है, कौन कौन कम प्रतिक्रियाशील है, उसको करो, ऑप्शन को टिक मारो, सीधे खत्म। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिक में मध्य तत्व होता है। एक डेबोनियर का जो त्रिक नियम बताया था, क्या होता है, सबको पता है। डेबोनियर का त्रिक नियम क्या होता है कि जो पहला और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वो मध्य तत्व का होता है, सबको पता है ये चीज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, पहला और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वो मध्य तत्व का होता है। तो डॉनियर का त्रिक नियम किन किन तत्वों पे होते हैं लागू, एक है तुम्हारा लिथियम, ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये 7 होता है। लिथियम का जो परमाणु भार होता है 7 होता है, और इसका 39 होता है। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, औसत निकालोगे तो 46/2 यानी क्या आएगा 23। बोलो, ये होता है एक। तो ये हो गया 3 है टोटल। एक दूसरा क्या है आपका, क्लोरीन है आपका, फिर है ब्रोमीन है, और आयोडीन है। आयोडीन कितना होता है आपका, इसका होता है आपका 53 होता है परमाणु संख्या, और इसका क्या होता है 126 होता है। और क्लोरीन का होता है कितना परमाणु भार 35.5, और इसका जब आप निकालोगे तो आता है आपका 80 ब्रोमीन का, ठीक है। ब्रोमीन का होता है जो परमाणु संख्या 35 होता है, याद रखना। और एक तीसरा होता है डोमिनियर का त्रिक नियम, किस पे लागू होता है, एक होता है कैल्शियम एस्ट्रोटियन होता है एसआर, और एक होता है आपका बेरियम बी है। बेरियम का होता है 56 परमाणु संख्या, एस्ट्रोटियन का कितना होता है आपका 38 होता है, याद रखना, कभी पूछ सकता है इसका। कैल्शियम का 20 होता है, इसको आप निकालोगे तो 20 का हो जाएगा 40। इसका क्या होता है परमाणु भार 40 होता है, इसका होता है बेरियम का 137, और इन दोनों को आप जोड़ कर जब निकालोगे तो आता है 88। एक ट्रिक नियम याद रखना, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये पूछता है। कभी कभी ये पूछ देंगे इनमें से कौन सा तत्व जो है डॉर्नियर के त्रिक नियम को पालन नहीं करते, 3 तो दे देंगे, एक और दे देगा, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हाँ जी भाई, मजा आता है। देखो कैसे आएगा क्वेश्चन, मेथोनोइक अम्ल बिछुआ पौधों की पत्तियों द्वारा स्त्रावित होता है। चलो भाई, मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या होगा, कौन सा कथन गलत है, नहीं पता है क्या होता है, इस ऑप्शन को मुझे नहीं पता। चलो इस ऑप्शन से मैं कंफ्यूज हूँ, छोड़ दो। चलो आगे देखते हैं। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ये तो बात पता है। सिरकों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ये तो बात पता है, सबको पता है, सही है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। बात तो सही है भाई, जब 5 से 5 कम हो जाता है तो दांतों में क्या होती है, सड़न, दांतों में क्या होती है, सड़न शुरू हो जाती है। सड़न यानी कि दांत हमारे सड़ने लगते हैं जब मुंह का पीएच मान 5 में से 5.5 से कम हो जाता है। ये भी बात सबको सही, सबने पढ़ा है। ये 2 ऑप्शन तो आपने बना लिए कि 2 सही है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए और डी में कौन सही है। मेरे भाई ए के मेरे बारे में पता नहीं है, डी के भी मेरे बारे में पता नहीं है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे क्वेश्चन को आपने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, 2 को खत्म कर दिया, अब आपके पास तुक्का मारने का चांसेस हो गया। ए चाहे डी में लगा दो, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस होगा तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में मौजूद बचे हुए भोजन के कणों को विघटन से बेस का उत्पादन करते हैं। अरे मेरे भाई, सबसे पहले देखो ये क्या, बेस कहने का मतलब क्या है, क्षार का उत्पादन करते हैं। तो देखो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में मौजूद बचे हुए भोजन के कणों को विघटन से बेस का उत्पादन करते हैं। क्या बेस का उत्पादन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अम्ल का उत्पादन करते हैं। क्यों, क्योंकि यही की वजह से जो पीएच मान होता है 5.5 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों को सड़ाना चालू कर देते हैं। तो जब हमारा
पीएच मान 5 से कम हो जाता है, यानी कि 7 से जैसे ही कम होता है तो क्या होते हैं, अम्ल का उत्पादन करते हैं, अम्ल को प्रोड्यूस करते हैं, अम्ल को जन्म देते हैं। तो क्या ये बेस को जन्म देंगे? नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा, एक गलत है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो मजा आया? क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को आपको छाटना है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चल तो मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सेकंड का समय है। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति अवसर्व तरंगे कहा जाता है, हर्ट्ज से कम होती है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें कहाँ पे विभाजित किया गया है? 15 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। सबको पता है कि 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं ना। और श्रव्य तरंगे किसको बोलते हैं? श्रव्य जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से कितना है? 20 किलो हर्ट्ज तक। और एक होता है पराश्रव्य जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको सुपरसोनिक बोलते हैं, वो होता है कितना हमारा? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। और इसको जो अवश्रव्य तरंगे है ना, ये जो 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम जो होती है, इसमें किसके आता है? भूकंप, ज्वालामुखी का जो विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, जो क्या कुत्तों बिल्ली द्वारा सुनी जाती है। ठीक है, मनुष्य द्वारा सुनने वाली क्या है? श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि को सुनते हैं। चलो सबको पता था क्वेश्चन को। अब भाई जो बच्चा है पहली बार एग्जाम दे रहा होगा, जिसको पता नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, सबको पता है कि ये जो वेरिएशन होता है सब 20-20-20, सब में 20-20 है। देखो तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो 20 वाला कर रहा है सिर्फ? तो ऑप्शन नंबर डी ही तो है जो 20 के बता रहा है। बस मार दो, ऑप्शन खत्म कर दो। नहीं भी पता है तो कर सकते हो, अभी बचपन में सब पढ़ता है। श्रव्य में क्या होता है? सब में देखते हो 20 से 20 ही है। अब किसी में 20 किलो हर्ट्ज है, किसी में 20 किलो हर्ट्ज, लेकिन सब में 20 तो कॉमन ही है ना, सब में 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो मार दो, ये ऑप्शन में सिर्फ 20 ही दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में जो है 20, तो उसको मारो। जिसको नहीं पता है वो भी एक क्वेश्चन कर लेगा, बस इतना पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। बोलो मजा आया क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलो ये अच्छा सा क्वेश्चन था रेलवे का, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने गलत किया, क्या है उनको समझ में नहीं है, क्या कह दिया क्वेश्चन ने। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है। मैंने एक इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जो फोर्स होता है मेरा वो होता है BIL साइन थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखना, मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला पे इस बार भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। VBI है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब साइन 90 डिग्री जो होता है उस समय क्या होता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो 1 होती है। तो थीटा को हम लोग, ये जो फोर्स है किसी भी आर्मेचर की भुजाओं पे कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम कब होगा? जब भुजाओं की लंबाई, जैसे मैंने बता रहा हूँ, जैसे देखो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, एक कंडक्टर है मेरा, इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया, कंडक्टर को प्लेस कर दिया। इस कंडक्टर की जो लंबाई है एल है, ठीक है, कंडक्टर की लंबाई एल है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा आई है। तो जो इस कंडक्टर पे इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग F बराबर BIL साइन थीटा। यही फॉर्मूला को मैंने इस पे यहाँ पे लिखा हूँ। और जब मैं बता रहा हूँ इस कंडक्टर को मैं सीधा कर दूंगा इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर देंगे, इस कंडक्टर को सीधा कर देंगे, लंबवत कर देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर कर देंगे 90 डिग्री। इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो क्या इसमें साइन थीटा आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जब लंबवत करेंगे यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो फोर्स आएगा हमेशा मैक्सिमम आएगा जो 1 के बराबर होगा। दैट इज द कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के जब हम लंबवत रखते हैं तब हमारा किसी भी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है। एक क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं कुछ और बस लैंग्वेज को चेंज करेगा एग्जामिनर, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलो जब अब बोलोगे सर फोर्स, चलो इस क्वेश्चन में एक और बता देंगे। अब इस क्वेश्चन की जगह प्रणाम अधिकतम की जगह न्यूनतम बोलता, न्यूनतम न्यूनतम बोलता तो क्या करते हैं, क्या तुम करते भाई? न्यूनतम कब होता है? साइन थीटा की वैल्यू न्यूनतम कब होती है? जब साइन जीरो का मान, साइन जीरो पे साइन
साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि जब साइन थीटा की वैल्यू मेरा 0 डिग्री आएगा, तब उस समय जो फोर्स आएगा न्यूनतम आएगा, शून्य आएगा। जब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये जो है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के हम पैरेलल में क्या रख देंगे, इस पैरेलल में हम क्या कर देंगे, इस कंडक्टर के भी रख देंगे। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही रहेगा। दोनों क्या चल रहा है, पैरेलल बन रहा है। कोई एंगल बन रहा है क्या इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो थीटा बन रहा है 0 बन रहा है। इसलिए यहाँ पे न्यूनतम फोर्स कहने का मतलब इक्वल टू 0 फोर्स के बराबर लगता है। तो याद रखना, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो शून्य क्या होगा, जो फोर्स लगेगा हमारा शून्य लगता है, 0 न्यूनतम के बराबर लगता है। बोलो इस क्वेश्चन को समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है छोटे कण, खाली स्थान और खाली स्थान रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण, खाली स्थान रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। यार देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता है, दो चीज को पता है, सबको पता है। ये वाला सबको पता है ना, बचपन से पढ़े हो, बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, लाल का तरंग दर सबसे अधिक होता है और इसका बैगनी का तरंग दर सबसे कम होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका, क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का सबसे अधिक बिखेरते हैं। देखो, एक छोटे कण और एक बड़े कण की बात करें, दोनों में बोल रहे हैं प्रकाश क्या करे, प्रकाश का कण सबसे अधिक बिखेरते हैं, छोटे कण और बड़े कण। एक किस चीज का बात हो रहा है, तो देखो एक था साइंटिस्ट है हमारा, ब्रिटिश साइंटिस्ट है रेले, लॉर्ड रेले। इन्होंने एक प्रकीर्णन के बारे में, रेले प्रकीर्णन की एक घटना के बारे में बताया था। प्रकीर्णन की घटना के बारे में ये बताया था कि एक ऐसी घटना होती है ना, जहां पे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, क्या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा से बहुत छोटे कण, इससे बहुत छोटे कण, क्या बहुत छोटे कण के द्वारा, जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है, उसका वर्णन करते हैं। बुझा? नहीं समझ में आया? कहा गया रेले प्रकीर्णन क्या बोला कि एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो बहुत छोटे कण के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर होता है उसके वर्णन करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे देखो मेरे भाई, ये वायुमंडल है, मेरा वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण है, कहीं कहीं बड़े बड़े कण है ना, बड़े बड़े कण, कहीं बड़ा बड़ा भी कण है। वायुमंडल के अंदर में क्या है, बड़ा बड़ा भी कण है। अब यहाँ पे देखो सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया, सूर्य की किरण आया, इस वायुमंडल पर आया और छोटे कण पे गया, बड़े कण पे भी जाएगा ना सूर्य की किरण। अब सभी जगह जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से जाकर के कहीं ना कहीं ये विचलित होगा, क्या करेगा, प्रवर्तित होकर इस पे भी टकरा सकता है, कहीं भी ना कहीं जाएगा, बड़े कण पे भी से प्रवर्तित होगा। तो इन्हीं के बारे में रेले के प्रकीर्णन ने बताया था। तो इनसे एक चीज आता है, रेले का प्रकीर्णन का नियम जो दिया था ना, इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रकाश का प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है प्रकीर्णित प्रकाश की, किसकी, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है जो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के बराबर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी ना कभी पूछा है आपके एग्जाम में। प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के अनुपात के समानुपाती होती है। इस चीज को याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, छोटे कण। देखो बेजानी हप्पी नाला यानी कि बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है कम होता है, तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये बैगनी जो है सबसे अधिक बिखरते हैं। ठीक है, ये बैगनी जो है सबसे अधिक बिखरते हैं और लाल का सबसे ज्यादा क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए बड़े कण से टकरा करके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रकाश को बिखेरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, बैगनी, नीला, लाल, नारंगी। ठीक है, लाल के देखो बैगनी के बाद नीला होता है, इधर लाल के बाद नारंगी आता है, इसलिए दो दे दिया है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जोड़ा जाता है और कारक को क्षति पहुंचाता है? बताओ भाई, कौन सा वायरस है जो संक्रमण की वजह से होता है प्रतिरक्षा तंत्र में, हमारे जो होता है क्या, हमारे जो
शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उनमें चला जाता है और उसको क्या करता है, उसके कार्य को क्षति बढ़ाता है। संक्रमण की जब भी बात किया जाए तो संक्रमण से जो होता है HIV एड्स होता है, सबको पता है, इस क्वेश्चन को सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर C, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये HIV एड्स ये सबको याद रखना। चलो इस क्वेश्चन को सबका आंसर समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये सबको हलवा सा क्वेश्चन है, सबको पता है। चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो दिखाई देता है हमारा काला, ब्लैक। ये क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है, सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। खाली स्थान की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। देखो यार, कम्यूटेटर का यूज हम लोग करते हैं दोनों प्रकार के डीसी मशीन में। डीसी मशीन कहने का मतलब मशीन वो होते हैं जहाँ पे मोटर हो और जनरेटर हो। चलो याद रखना, मोटर क्या करता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत को, किसमें ये पूछा है क्वेश्चन, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, याद रखना। और जनरेटर क्या करता है, तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में। चलो भाई, विद्युत ऊर्जा में कंफ्यूजन होना है, कंफ्यूज होना नहीं है। इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखो हमारे घर में क्या है, मोटर है और जनरेटर है। देखो सब चीज देखो, मोटर में तुम क्या देते हो, इनपुट में क्या देते हो, मोटर में स्विच को ऑन करते हो ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया ना तुमने इनपुट में, तो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और बाद में तुमको क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो पानी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे याद रखना, अपने घर में मोटर चालू करते हो, उसको क्या देते हो तुम, विद्युत धारा देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो मिला क्या, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। समझ गया। जैसे तुम देखो, जनरेटर को जब भी स्टार्ट करने जाते हो तो क्या करते हो तुम, उसके हैंडल से क्या करते हो, घुमाते हो उसके रोटर को, सॉरी उसके हैंडल से क्या करते हो, उसके व्हील को घुमाते हो। यानी कि तुम क्या लगा रहे हो उसमें, मैकेनिकल एनर्जी तो दे रहे हो, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो। और जनरेटर के आउटपुट में क्या मिलता है, जैसे शादी में जनरेटर आता है, तुमने उसको हैंडल से घुमाया और बाद में देखता है कि बाद में हमारी बिजली जल उठी, सब बल्ब जल गए जो सजावट के लिए लगाए थे, तो बाद में क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दिया। तो ये सारी चीजें याद रखना है, याद करने का अपना तरीका है, रियल लाइफ से ऐड करो और देखो। तो ये डीसी मशीन में ही क्या किया जाता है, कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में किया जाता है, तो याद रखना। तो जनरेटर में जो होता है ना, जनरेटर में किसमें, जनरेटर में जो कम्यूटेटर का प्रयोग होता है, इस कम्यूटेटर का जनरेटर में प्रयोग जो होता है ना, ये क्या करता है, आपको एसी धारा को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ऐसा कम्यूटेटर से क्वेश्चन पूछ दिया, एक लेवल के ऊपर का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब ITI का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं, लेकिन रेलवे में पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उपयोग क्या है, तो एसी को डीसी में बदलना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोटर में, मोटर में क्या होगा, मोटर में क्या होगा, मोटर में क्या होगा, सिंपल डीसी को एसी में बदलता है कम्यूटेटर। याद रखना है, कम्यूटेटर के कार्य है, इन दोनों चीजों को याद रखना। याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, सब कर लेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की सबकी अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O, जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा में क्या करते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस O2 गैस। इसको संतुलन करते हैं तो 6O2 आता है। ये तुम्हारा क्या होते हैं, उत्पाद बोलते हैं इसको, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी कि कौन सा घटक आवश्यक है, देखो हमेशा क्या मिलेगा, CO2 और H2O, ये जरूरी है प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का होना और जल का होना और सूर्य का प्रकाश का होना, ये तीन चीजों को होना क्या होना है, आवश्यक है, आवश्यक है। बाद में हमें मिलता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इसके बाद में मिलता है ग्लूकोज, और क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन आवश्यक कौन है, कौन सा घटक आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश, ये दो चीज और जल, ये तीन चीज आवश्यक है। तो देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड
जल और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल भी जो पत्तियों के द्वारा सो करते हैं, वो करना ही काम है। ठीक है, तो हमें एक चीज यानी कि जो होता है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन तो बाद में मिलता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीजन जिसमें नहीं है। देखो तो पहला में ऑक्सीजन है तो ये नहीं होगा, दूसरा में ऑक्सीजन है ये भी नहीं होगा, तीसरा में भी ऑक्सीजन है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सबको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलते हैं तो अब ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में ऑक्सीजन है वो कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको करने का तरीका था, मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन बताया है, पढ़ना था बस। हमको पता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधे तो ऑक्सीजन को देते हैं, बाद में देते हैं। ठीक है, उत्पाद बनाते हैं, तो आवश्यक घटक कौन है? ऑक्सीजन, जिसमें नहीं है वही राइट आंसर होगा। बोलो, मजा आया इस क्वेश्चन को करके? चलो क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी भाई, आजकल ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, बच्चों पता नहीं क्या कर लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, सबको पता है, एक किस किस क्या है, एक कोशिका के बारे में बताया गया है। देखो, ये पहला वाला जो तीर है ना, तीर नंबर 1, ये तुम्हारा जो लास्ट वाला बता रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया है, कोशिका भित्ति। दूसरा नंबर को बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, ये वाला क्या है? कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और चौथा नंबर को हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, वैक्यूल, रिक्तिका। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैक्यूल। अब देखो, ये सबका काम है, कोशिका भित्ति का काम क्या है? ये जो है ना, कोशिका के भित्ति का मतलब दीवार, यानी कि संरचना, इसकी संरचना और इसको सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? संरचना एवं सुरक्षा प्रदान करना। याद रखना, कोशिका झिल्ली का काम क्या है? ये क्या करता है? कोशिका के अंदर और बाहर जितने भी प्रकार के जो गतियां हो रही है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के जितने भी अंदर है ना और बाहर जो भी गतियां हो रही है, गति को नियंत्रित करता है कौन? गति का नियंत्रण करता है कोशिका झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये कोशिका के भीतर जल, पोषक तत्वों, क्लोरोप्लास्ट जो पत्ती है ना, जो पादप वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये क्या करता है आपका? ये जो प्रकाश संश्लेषण यही कराता है। क्लोरोप्लास्ट से प्रकाश संश्लेषण होता है। और रिक्तिका जो है, ये जो वैक्यूल है, ये क्या करता है? ये कोशिका के जो अंदर जितने भी जल, क्या जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पाद को क्या करता है? ये संग्रह करता है वैक्यूल। तो इसमें से पूछा क्वेश्चन में, निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पादक कहाँ पाए जाते हैं? जो अपशिष्ट का उत्पादक होता है, तो देखो तो जल, पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह कहाँ करता है? इसमें होता है सब संग्रह। संग्रह कहाँ होता है? इसमें होता है। तो तीर कौन सा तीर से दिखाया गया? तो तीर नंबर 4 से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। देखो भाई, शराब में कौन सा समूह होता है? सबको पता है, OH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? COOH होता है। और कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। तब पूछ रहा है क्या, किसमें से अधिक ऑक्सीजन की परमाणु होते हैं? देखो तो ऑक्सीजन के परमाणु इन ऑप्शन में से किसमें सबसे ज्यादा है? इसमें है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं। हाँ भाई, 17 क्या बोल रहा है? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है? ये बचपन से सब पढ़ते आ रहा है। ठीक है, सबको पता है क्या होता है? ये माइलेज जो है क्या करता है? लार में क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है, जो एक जटिल अणु होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक सरल शर्करा में प्रोवाइड करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को सबको पता है। ठीक है, और चलो यहाँ पे बता देता हूँ, लार लाइपेज क्या करता है? ये वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। ये जो पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये सब कहाँ पर, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ये आपको प्रोटीन को छोटे पेप्टिडाइड्स, प्रोटीन को छोटे
पेप्टाइड में तोड़ता है। याद रखना ये सब चीजें पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने कर दिया खत्म हो गया। बोलो, पढ़ो और खत्म करो। मैं भाई बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, जाके वीडियो देख लेना विद्युत धारा वाला, उसमें बताए हैं विदिन अ सेकंड पढ़ोगे करोगे। दो समान तार लंबाई और जमा प्रतिरोध के हैं, ठीक है। दो तार हैं जिसका लंबाई भी इक्वल है और प्रतिरोध भी इक्वल है, आर और एल दोनों प्रतिरोध है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना, एरिया का जो अनुपात दिया हुआ है 1:8 दिया हुआ है, तो उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा भाई? देख लो, सिंपल सा, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है कि नहीं? तो यहां से तुम रो के वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, आर ए इक्वल टू रो एल लिखोगे। आर भी क्या है तुम्हारा, बोल दिया है, दो तार समान लंबाई, लंबाई भी समान है और क्या है, प्रतिरोध भी समान है, तो ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, तो खत्म हो जाएगा। तो जो एरिया आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का नहीं आएगा, प्रतिरोधकता का। तो क्या पूछा है, उनके प्रतिरोधकता का अनुपात, तो जो रेशियो ये हो जाएगा वही रेशियो ये हो जाएगा, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम एज इट इज, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। खत्म करो। अब ये मत करने जाना यार, वहां पे लिख लेना आर इक्वल टू रो L1 बाई L2 R1, और R2 बराबर करना रो L2 बाई रो 1, रो 2 L2 बाई A2। ये सब मत करने जाना एग्जाम में, बस हमें पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, खत्म। पूछा है क्या, प्रतिरोधकता यानी कि रो और एरिया, एरिया के बारे में रिलेशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये होता है। हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, बस जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो ये होगा, ये मारो, खत्म करो। थोड़ा सा रुक जाना, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी कहा गया, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को कितने अणुओं की आवश्यकता है? SO2 है, H2S है, 3S है, 2H2 है। तो भाई कैसा है, बोलो, इसको कितने अणु की जरूरत पड़ेगी? तो बोलो, इधर देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड को कितने अणुओं की आवश्यकता है? इधर देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं, सबको पता है। हाइड्रोजन कितना है, इधर एक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दें तो क्या हाइड्रोजन 2 नहीं हो जाएगा, 2H2, 2 दूना 4, और इधर भी 2H2O, तो 2 दूना 4, तो कितने अणु की जरूरत पड़ेगी, 2। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सबको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, ठीक है, रंगहीन गैस है, गंधहीन है, सॉरी, इसका जो रंगहीन है और इसका जो गंध होता है कैसा होता है, सड़े हुए अंडों की जैसे, सड़े हुए अंडों की जैसे, याद रखना, ये पूछा है अंडों के जैसा। बोलो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन नंबर 20, चलो भाई बता दो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं? मैंने सिंपल सा बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जो अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार को मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो पूछा नहीं है, तो जरूरी सी बात है, ये 3 तो ऑप्शन है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। और तुम्हें बस इतना सा अगर तुम्हें पता है ना मेरे भाई, तो तुम कर लोगे क्वेश्चन को। जहां पे अम्ल और क्षार मिल रहे हैं उस वो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। देख लो, KaOH क्षार है, HNO3 अम्ल है, ये भी क्या है, H2CO3 बाइकार्बोनेट, ये क्या है, OH क्या है, क्षार है। यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्षार है, यहाँ भी क्षार मिल रहा है, यहाँ भी क्षार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CaO H2O ये क्या है, जल है, ठीक है। ये क्या, तुम्हें अम्ल और क्षार मिल रहे क्या, यहाँ पे देखो तो अम्ल और क्षार, ये तो जल है भाई। ये क्या है तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये तुम्हारा, क्या नहीं है, अम्ल और क्षार नहीं मिल के बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जो यहाँ पे कहीं नहीं बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछ दूं कि जो ऑप्शन नंबर बी है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एक अभिक्रिया किसका है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण को किस रूप में करते हैं? तो कोई भी दो अभिकारक A प्लस बी मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, A.B, ये होता है संयोजन अभिक्रिया। ये पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखना इस चीज को। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसको किस रूप में लिखते हैं हम लोग, ये भी पूछा है क्वेश्चन। जब A.B यानी कि जब एक उत्पाद मिल करके क्या करते हैं, वो दो अलग अलग, सॉरी एक अभिकारक दो अलग अलग उत्पाद में टूट जाते हैं, तो ये है हमारा क्या, अपघटन अभिक्रिया। और एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, जैसे एक है A है और BC है, ये मिल के बना रहे हैं AC प्लस B,
तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया का फॉर्मेट है, याद रखना इस चीज को, ये सब पूछा हुआ है। इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का रूप है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो ए है और बी सी, ये दो अभिकारक मिलके दो उत्पाद बना रहे हैं, ए सी और बी। तो देखो तो ये बी और जो सी था साथ में, लेकिन बी अलग हो गया, यानी कि बी को क्या कर दिया इसने, विस्थापित कर दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया, इसलिए बोलते हैं विस्थापन। इसमें होता है एकल विस्थापन, दोहरी विस्थापन, ये सब बातें सारी चीजें जब डिटेल्स होगा तब देखा जाएगा। अभी हम लोग को मेन मोटिव है क्वेश्चन को करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कर है क्या, माना एक मानव बाल की मोटाई, माना एक मानव बाल की मोटाई 30.0 माइक्रोमीटर है, ठीक है भाई, बाल की मोटाई जो दिया हुआ है। यदि रेशमी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करती है, देखो एक अवतल दर्पण है, ठीक है, उसके 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उपयोग करती है, और 60 सेंटीमीटर मोटाई वाले बाल का प्रतिबिंब प्राप्त करती है। उसने क्या है, एक बल को पकड़ा, एक बल को, सॉरी बल नहीं, बाल को, एक छोटा सा बाल था, ठीक है, इसकी जो मोटाई दिया हुआ था 30.0 माइक्रो ओम, और इसने क्या किया, 25 सेंटीमीटर दूरी वाले, फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने देखा, तो इसका जो प्रतिबिंब मिला वो मिला आपको 60 सेंटीमीटर मोटा। चलो भाई, यानी कहीं ना कहीं आवर्धन हो रहा है, आवर्धन तो हो रहा है ना, आवर्धन को सबको पता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है भाई, आवर्धन बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो, वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो यहां से तुम आवर्धन, तुम पहले सबसे पहला काम है आवर्धन निकालना। देखो 30, तुम क्वेश्चन को पढ़ो, 30 माइक्रोमीटर का था, उसको मिला 60 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं ये तो बड़ा या छोटा मिल ही रहा होगा ना, रखा तो आवर्धित हो ही रहा है। तो वस्तु की जो ऊंचाई है यानी कि एच नॉट डिवाइडेड बाई एच आई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एच नॉट क्या है तुम्हारा, वस्तु की ऊंचाई जो तुम्हारा दिया हुआ है एच नॉट, वस्तु की मिटाई दिया हुआ ए हुआ है, और इसका प्रतिबिंब का दिया हुआ एच आई दिया हुआ है। और सबको पता है जो ये होता है मेरा आवर्धन क्या होता है, ये उल्टा लिख दिया हूं मैं भाई, सॉरी। आवर्धन जो होता है मेरा, आवर्धन होता है, इसको खत्म कर देते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है तुम्हारा एच, सॉरी भाई, ये 30.0 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ये वस्तु के क्या दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है, वस्तु की क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, एच नॉट दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर जो है एच आई है, प्रतिबिंब का ऊंचाई दिया हुआ है। और आवर्धन बराबर क्या होता है, जो हमारा एम होता है वो होता है एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से निकालोगे तो एच नोट कितना है, 30 है ना, एच नोट 30, एच आई कितना है मेरा 60 है, तो 60 ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर छोड़ो अभी, डिवाइडेड बाई 30, ये 30 माइक्रोमीटर है, तो इस माइक्रोमीटर को मैं सेंटीमीटर में, इस 60 सेंटीमीटर को अगर मैं माइक्रोमीटर में चेंज करूं तो क्या होगा, 60 इंटू 10 के पावर 4 होगा, ये माइक्रोमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा माइक्रोमीटर में कर दिया, तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो 20,000। ये आया तुम्हारा एम। बोलो यहां तक समझ में आया, तो 10 के पावर 4 कैसे कर दिया मेरे भाई, 30 माइक्रोमीटर के मतलब क्या होता है 10 के पावर -6, और सेंटीमीटर क्या होता है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 में 10 के पावर-6 से भागा दोगे तो 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो 20,000 आवर्धन, मुझे इतना बड़ा प्रतिबिंब मिला, समझ में आया। अब बोलो, अब सबको पता है 1/a बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, दर्पण में यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां से तुम एम बराबर क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, एम बराबर -v/u होता है, एम सबको पता है 20,000 है, और -v डिवाइडेड बाई यू। तो यहां से अगर तुम v की दूरी निकालोगे, v निकालोगे, प्रतिबिंब की जो दूरी निकालोगे, v बराबर क्या लिखोगे, -20,000 यू लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला था क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से इस चीज को यहाँ पे पुट करो, 1/25 डिवाइडेड बाई 1/v कितनी वैल्यू है, 1/v हमें यही निकालनी है, v कितनी वैल्यू निकालनी है, सॉरी 1/v, v की वैल्यू हमने निकाल दिया है -20,000 u प्लस 1/u कितना है हमारा, u की वस्तु की दूरी ही तो निकालनी, u ही तो निकालनी है ना हमें। तो बालों का दर्पण से कितने दूर रखा हुआ था, यानी कि
ये जो वस्तु दूरी होना चाहिए, वस्तु दूरी निकालना था। जब तुम इसका कैलकुलेशन करोगे तो 20,000 में से 1 घटाओगे तो 19,000 आ जाएगा, 19,000 बट्टे 25, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आता है 24.98, अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। और तुम जब इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली है तो कितने के नजदीक है, 25 सेंटीमीटर के नजदीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। डायलिसिस सबको पता है। डायलिसिस में क्या होता है भाई, डायलिसिस गुर्दों में जो भी होता है, रक्त उगते अपशिष्ट अपशिष्ट, डायलिसिस हमेशा गुर्दों से संबंधित है। तो देखो यार, डायलिसिस का जब भी क्रिया होता है ना, तो डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रोगी होता है, जो रोगी होता है, उस रोगी को क्या करते हैं, उसको धमनी से क्या करते हैं, धमनी से हम लोग रक्त को निकालते हैं। ठीक है, धमनी से रक्त को निकालते हैं, समझ में आया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डायलिसिस मशीन में डालते हैं, डायलिसिस मशीन में डालते हैं, डायलिसिस मशीन में डालते हैं। और इसमें से क्या करते हैं, उस रक्त को क्या करते हैं हम लोग, टैंक से गुजारते हैं, टैंक से गुजारते हैं, टैंक से गुजारते हैं। क्या करते हैं, टैंक से गुजारते हैं। और टैंक से गुजारने के बाद इसमें जितने भी डायलिसिस में जितने भी अपशिष्ट हुए, जितने भी उनमें कचड़े उचड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, अपोहन किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, एक डायलिसिस द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अपोहन द्रव, अपोहन द्रव होता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको क्या किया है, अपोहन द्रव को क्या कहता है, उसको निकाला जाता है। और निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब जो भी जितने भी हमारा नॉर्मल रक्त का दबाव होता है, उसको डायलिसिस में जितने भी रक्त में अपशिष्ट होते हैं, उनके रक्त को समान किया जाता है, उनके दबाव को क्या किया जाता है, रक्त दबाव के समान होता है। ठीक है, जो हमने रक्त को निकाला, उसमें से जो गर्दे निकाला, उन दोनों के क्या करते हैं हम लोग, समान करते हैं। और समान करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अगेन हम लोग समान करने के बाद कैसे समान हुआ, तो समान कैसे हुआ कि जो भी हमारा जो अपोहन द्रव्य था, जो डायलिसिस जो अपोहन द्रव्य था, जो अपशिष्ट में, अपशिष्ट यानी कि जो कचड़े थे, उस कचड़े में से हम लोग कहाँ किए गए, उसको डायलिसिस द्रव में भेज देते हैं, अपोहन द्रव में भेज देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अगेन हम लोग रेखा से शिरा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, रोगी के धमनी से हम लोग रेखा, धमनी से रेखा से रक्त को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन में डालते हैं। और डायलिसिस मशीन में डालने के बाद उसको क्या करते हैं, डायलिसिस द्रव के साथ, उसमें एक डायलिसिस द्रव डालते हैं और जिसके साथ एक टैंक से गुजारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आया, सी से बी आया। ठीक है, और उसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उस अपोहन द्रव्य का आकस्मिक आसमाटिक दबाव रक्त के समान होती है। जितने भी अपशिष्ट है, अपशिष्ट को निकाल करके इन दोनों के दबाव को समान किया जाता है, समान किया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, उस जितने भी इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, जितने भी रक्त से जितने भी अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, डायलिसिस के द्रव में चले जाते हैं। जो द्रव हमने डायलिसिस मशीन में डाला था, इसमें चले जाते हैं, अपशिष्ट में, सब अपशिष्ट इसमें चले जाते हैं। और इस तरह से रक्त का हो जाता है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण के बाद वापस हम लोग क्या करते हैं, उसको रेखा से शिरा तक पहुंचा देते हैं, यानी कि डी से हम लोग कहाँ पहुंचा देते हैं, ई से। तो प्रोसेस कैसे हुआ, सबसे पहले हुआ सी, सी से हमने गया बी, बी से गया ई, और ई से गया डी, डी से गया ए। तो इट इज द राइट आंसर। ऐसे होता है डायलिसिस का प्रक्रिया, सी बी ई डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। 22 क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम, सॉरी 2 नहीं है 6 ओम है, के 3 प्रतिरोध को 9 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 60 ओम, 60 सॉरी 60 नहीं है भाई, ये याद रखना, ये 6 ओम है। 6 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को कलम उठाना ही नहीं है, ऐसे कैसे क्वेश्चन को कलम नहीं उठाना है, कलम नहीं उठाना है, कैसे करना है, सबको करो। ये जो 6 है ना, 6 से पूछा, 9 को भागा दो, सबको जोड़ के 6 2 8 3 11 और 6 से गुना कर दो, आंसर 9 छक 54, 54/11, ये 11 पचे कितना होता, 5 55। लेकिन क्या है, 55 से एक कम है, यानी कि 5 के बहुत करीब होगा आंसर। तो 5 के बहुत करीब कौन सा आंसर है, यही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई बूझा कि नहीं बूझा, सर आप क्या कर दिए, ये है ट्रिक भैया। ट्रिक कैसे हुआ, चलो मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, आगे बेसिक से बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ विद्युत धारा में जाना, वहां पे मैंने ट्रिक बताया है कैसे बनता है। ऐसे क्वेश्चन को कलम नहीं उठाना है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोला, 3 ओम है, 2 ओम है, 6 ओम है, 3 2 6, ठीक है। इनको एक 9 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, 9 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्या बोला कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो 6 ओम में यहाँ पे
वोल्टेज कितना होगा। मेरे भाई तुम क्या करोगे, वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हें धारा की जरूरत पड़ेगी, धारा की जरूरत पड़ेगी ना, तो धारा करने के लिए क्या करोगे, आई बराबर क्या करोगे, वी बटे आर इक्वेलेंट। तो वी की वैल्यू कितना है 9, और वी की वैल्यू आर इक्वेलेंट की वैल्यू कितना है 6 3 9 2 11, होगी कि नहीं, ये आया आई की वैल्यू। अब तुम भागा दोगे, दशमलव में लाओगे, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे है, तुम करोगे, टाइम दिया तो करोगे, यहीं पे छोड़ो। अब तुम्हें पता है कि श्रेणी क्रम में धारा सब में समान होती है, यहाँ भी वही धारा जाएगा, यहाँ भी वही धारा जाएगा, यहाँ भी वही धारा जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, धारा का वैल्यू पता है, तो तुम वोल्टेज नहीं निकाल लोगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे, V बराबर होता है आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू तुमने निकाला 9/11 पूरी सर्किट का, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना था 6 था। अगेन 9 6 54/11 आया कितना 4.9 वोल्ट। देखो ये वाली चीज मैंने कहाँ लिखा, डायरेक्ट लिखा था। कैसे लिखा था, क्योंकि मैंने अपने क्लास में बताया हूँ कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R, जो R का रेशियो होगा वही V का रेशियो होता है, किसमें, श्रेणी क्रम में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे धारा श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे जो I होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR होता है, I कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसी वजह से होता है। तो देखो ये जो है 3 2 6, ये किसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का है, तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा, 3:2:6। तो यहाँ पर सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है 9, तो यहाँ सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11। तो 9 की तुलना 11 से, क्योंकि अनुपात में हम लोग सेम राशि का तुलना करते हैं। पूछा है 6 ओम से, तो 6 ओम से कितना वोल्टेज है, तो 6 है, तो 6 से गुना कर दो, तो 9/6 करोगे तो सेम एज इट इज हमने निकाला था। ट्रिक था, ऐसे क्वेश्चन को कलम नहीं उठाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, खत्म करना है, टाइम बचाना है। चलो मजा आया, बस इतना करो, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। अरे यार एक क्वेश्चन यार अगेन वापस आ गया। चलो भाई सबको पता है क्वेश्चन क्या होता है, H बराबर I² RT, ठीक है, जूल का नियम। वापस वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। चलो कोई नहीं। धातु के विस्कृतता के अनुसार निम्न में कौन सा धातु कम कब्रिस्थिल, बताया था शीशा। अगेन बता देता हूँ ट्रिक क्या होता है, आप लोग को याद होगा, सबको ट्रिक पता है ना। चलो याद कर लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर शीशा है। इसमें 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो देयर इज नथिंग टू वरी। यानी कि हमने 25 में से 23 क्वेश्चन को करा दिया। 2 क्वेश्चन हमने हो सकता है अगले वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगा, यानी कि अगले वीडियो में 25 + 2 27 करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने में मजा आया, सबको मजा आया, बढ़िया लगा, तो इस सीरीज को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को मैं इतना अच्छे से क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा, अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, हर चीज को डीप में कराऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में अपनी राय दें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और पहली बार यूट्यूब पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और बेल बेल नोटिफिकेशन का जो चैनल है, नोटिफिकेशन का जो घंटा है उसको दबा देना, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।